तो Q3 आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुलदीप डोवाल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू। या आप कह सकते हो कि जब भी कोई एग्जाम आप देते हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, तो एक आइडिया होना चाहिए आपको कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। मेरी बात समझ गए? तो मेरी आवाज आपको आ रही होगी? गुड। हाँ, कमेंट करते रहना थोड़ा सा है, ताकि हमारा करेक्शन बना रहे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इससे मॉर्निंग में हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट होती है इस चैनल पे। अभी ज्योग्राफी चलेगा, तो लगभग पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू फॉर्म में। और इससे पहले, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था एक फास्ट, जो मैं एमसीक्यू यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं आज। तो एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्री एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्यों जरूरी है। देखो, एक बहुत बड़ा दिमाग में एक टेंशन होता है, या बहुत बड़ा मिथ है, या बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में, स्टूडेंट्स में, कि एमसीक्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए नहीं करने चाहिए, और करने चाहिए तो कैसे करने चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा एक सवाल स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू क्यों करें। ऐसे कितने लोग मानते, जरा कमेंट करके बताओ मुझे, कि पहले किताबें पढ़ लेनी चाहिए सारी, उसके बाद एमसीक्यू देखना चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, या फिर बिना पढ़े भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, या पढ़ने के साथ साथ देख सकते हो। कौन सा आंसर सही है? क्या पहला वाला? ज्यादातर स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि पहले पूरा पढ़ लिया जाए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज देखे जाए। तो ये ट्रेंड बहुत ही खराब ट्रेंड है। ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आपको ना यहां से मुंबई जाना हो, जैसे मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं अभी, अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो, तो पहले हम क्या पता करते हैं कि ट्रेन कौन सी है, फ्लाइट कौन सी है, या दूसरे साधन कौन से हैं, कैसे कैसे हम जाएंगे, क्या क्या दिक्कतें बीच में आ सकती हैं, किस टाइप का मतलब किराया होगा, कितना पैसा हमको चाहिए, कहाँ पर कितना पैसा लगेगा, कितने दिन के लिए जाना, ये सारी चीजें दिमाग में रखते हैं ना। सेम यही चीज होती है इसमें। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, चाहे मेंस का पेपर हो चाहे प्री का पेपर हो, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल का तरीका क्या है, ताकि आप एक दिमाग में बैठा पाओ कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, सीधे स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बिना सिलेबस देखे, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। तो उनको पता ही नहीं होता कि वो सवाल क्या पूछा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सवाल यहाँ पे, ये पहला चैप्टर यूनिवर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार हल्का सा अंदाजा तो होना चाहिए ना कि हमको सवाल क्या पूछे जाएंगे। पता चल रहा है हम पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं, सवाल कुछ और पूछे जा रहे हैं। दूसरा, जब आप पढ़ रहे होते हो और उस समय आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यू आपके दिमाग में होते हैं जो आपने पहले किए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आपको लगता है कि यार मैं तो ये पढ़ रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसी टाइप का पूछा जाता है और मुझे ये आता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, या जिसको मोटिवेशन भी कह सकते हैं ना, ये बहुत ज्यादा मदद करता है किसमें, तैयारी में, एक मोटिवेट करने के लिए खुद को। तो समझ गए मेरी बात? तो आपको सवाल आते हैं या नहीं आते, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पता होना चाहिए कि सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। मेरी बात समझ गए सभी लोग? तो स्टार्ट करें हम, ज्यादा न बोलते हुए। तो मेरा मकसद आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में आप बिना पढ़े भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। इसके लिए नहीं कि आपको कितना आता है, इसलिए भी आप देख सकते हो कि पूछा क्या जाता है। ठीक है। और इस क्लास में मैं दोनों चीजें बताऊंगा, एक तो पूछा क्या जाता है, दूसरा उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऑप्शंस को कैसे कैसे एलिमिनेट किया जाता है। देखो, लास्ट ईयर में आपने देखा होगा यूपीएससी में बहुत सवाल खतरनाक टाइप के हमेशा ही आते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन में भी गड़बड़ कर दी गई थी, खतरनाक सवाल बना दिए गए थे। तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है। तो आप कमेंट करते रहेंगे, ये तो आपने पढ़ लिया होगा काफी ज्यादा। अब देखो, लगभग सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी ये। यहां पर एक चीज हम ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत जाना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब कि 30 क्वेश्चन कराए कि 25 या 20 या 15 कराए, ये अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है ना वो किस टाइप के, उसके हिसाब से होगा। दूसरा, मैं इस पहला ऑप्शन अगर सही है या पहला स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है, दूसरा क्यों सही नहीं है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सवाल एक होगा तो हो सकता है कई बार उससे 4 क्वेश्चन बन जाए आपको 4 ऑप्शन से। तो मल्टीपल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जो सवाल नहीं है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मतलब जो आंसर नहीं है कि क्यों नहीं है। इसलिए 1 2 3 4 करके काउंट नहीं करना है आपको। नॉलेज कितनी मिली, सवाल कितने बने, उस पर जाके हमें बात करनी है। ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे। गुड। तो पहला सवाल है आपका, देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, जैसा जैसा आपका मीडियम है उस हिसाब से कर सकते हो। तो पहली चीज देखो, सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसमें बात करेंगे। देखो, पहले तो आप पढ़ो उसको। देखा ना, ब्रह्मांड में बड़ी संख्या में
बहुत इजी सवाल है, इजी से हम धीरे धीरे टफ की ओर जाएंगे, सवाल के उस पर मत जाना अभी, पहली क्लास है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा स्टैंडर्ड। ब्रह्मांड में बड़ी संख्या में आकाशगंगाएं, आकाशगंगा का मतलब गैलेक्सीज, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, कई बार हिंदी बड़ी क्लिष्ट हो जाती है उसमें, और प्रत्येक में लाखों तारे हैं जो एक अद्वितीय बल से बंधे हुए। अब देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अद्वितीय बल। अब अद्वितीय का मतलब क्या होता है, कोई खास मतलब तो होता नहीं है। अब इंग्लिश में क्या लिखा, विच आर बाउंडेड बाय यूनिक फोर्स, एक यूनिक फोर्स। देखो यूनिक ज्यादा समझ में आ रहा है कि अद्वितीय ज्यादा समझ में आ रहा है, इसलिए जब हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में समझ सकते हो। यूनिक फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो आकाश गंगाएं हैं वो उसमें बहुत सारे तारे हैं कह रहा है ये, और जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा सवाल, दूसरा स्टेटमेंट है, मंदाकिनी जो हमारी गैलेक्सी है इंक्लूड्स, शामिल करती है सन को, सूर्य को, अर्थ को, और हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है उसको इंक्लूड करती है। अब नीचे लिखा है इनमें से कौन सा कथन, अब ध्यान देना सवाल करने का तरीका, कौन सा कथन, यहां पे ध्यान देना, जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो क्या होती है, ये वाली, ये सही है या गलत है। इस पे कई बार ह्यूमन एरर्स कहते हैं, इसको मानवीय भूल कहा जाता है, इसको समझ गए ना। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, एक बार ध्यान से पढ़ना है, और ना ऐसे क्वेश्चन में जब लिखा हो तो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आप अंडरलाइन भी कर दो कि भैया ये सही पूछ रहा है, हो सकता है सही नहीं है हो जाता तो फिर तो पूरे का पूरा उल्टा हो जाता हो। तो कौन सा सही है तो बताओ आप फटाफट, केवल 1, केवल 2, 3, 4, क्या है इसमें, न तो 1 न तो 2, तो इसका आंसर क्या होगा। वॉइस क्लियर है, गुड, ओके, हाँ बिना पढ़े भी सीख सकते हैं, गुड गुड गुड। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर क्या दिया आप लोगों ने, फटाफट आंसर देंगे क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर सकें, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। बिल्कुल सही बात, सभी का आंसर, इसमें जितने लोगों ने आंसर दिया उसका आंसर क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। देखो पहली बात, अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करता हूं, सवाल में गलती कहां पे होती है। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो एक पढ़ने के लेवल के बाद, उसमें ध्यान दो, इसने क्या लिखा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं, यानी गुरुत्वीय बल से आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ध्यान देना एग्जाम में कई बार ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे कोई दूसरा फोर्स भी दे सकता हो, न्यूक्लियर फोर्स दे सकता है, नाभिकीय बल से आपस में जुड़े हुए हैं। यही यूपीएससी करता है, या पीसीएस का एग्जाम भी ऐसा कर सकता है। तो ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब सिंपल सा फंडा है, एक बहुत ही एक सिंगुलर पॉइंट था एक जमाने में, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, उसका वॉल्यूम बहुत ही कम ना के बराबर था, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, उसमें ब्लास्ट हो गया, उसी ब्लास्ट को हम कहते हैं बिग बैंग, जो आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। और एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद डस्ट गैसेस दुनिया भर की चीजें आपस में फैल गई, और धीरे धीरे वो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में जुड़ने लगी। मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, ग्रेविटी मास जितना ज्यादा उतनी ज्यादा ग्रेविटी, आपस में जुड़ने लगे, और धीरे धीरे बहुत सारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। गैलेक्सीज का मतलब जिसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, अरबों खरबों, अरब से भी ज्यादा, खरबों ट्रिलियंस में स्टार्स हैं, मतलब तारे हैं, डस्ट है, गैस है, समझ गए ना, उन सभी का एक क्लस्टर्स के फॉर्म में है, उन्हीं अलग अलग क्लस्टर्स को हम कहते हैं क्या, गैलेक्सीज। और हमारी वाली जो गैलेक्सी है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो उसमें, उसको कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं उसको, मिल्की वे वाला जो हमारा है ये मिल्की वे, हमारी हम हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी, इंग्लिश में क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो उस हमारी वाली गैलेक्सी में क्या है, तो हमारी वाली गैलेक्सी में भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं, कई सारे तारे हो सकते हैं, ठीक हो गया। उसमें फिर हमारी जैसा पृथ्वी है, उसके अंदर एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मतलब एक सन और उसके साथ 8 ग्रह, अलग अलग 8 प्लैनेट्स, उसके साथ फिर छोटे ड्वार्फ प्लैनेट 5 प्लैनेट्स हैं, अभी बताऊंगा, ड्वार्फ यानी बौने ग्रह। उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, बहुत सारे मेटेरियोट्स हैं, उल्कापिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, कॉमेट्स हैं, ये कई चीजें आने वाले टाइम पे ये आएगी। इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। ये तो बच्चों वाला खेल है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाले में स्टार्टिंग में गलत कर सकता है। और हिंदी माध्यम वाले देखना, ये अद्वितीय बल, यूनिक ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए। तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा पढ़ के दिखाओ, पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट सॉरी, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम, मेन सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज हीलियम। दूसरा क्या है, सौर कलंक, सौर धब्बा प्रकाश मंडल पर सबसे गर्म क्षेत्र है, सन स्पॉट्स होते हैं ना, जो काले काले दिखाई देते हैं सन के पास, स्पॉट्स,
आर द हॉटर रीजन्स ऑन द फोटोस्फीयर। वो क्या है? गर्म क्षेत्र होते हैं। फोटोस्फीयर मतलब पृथ्वी, सूर्य वाले की बात कर रहा है। तीसरा, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा वृत्ताकार कक्षाओं में करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है? जरा स्टेटमेंट सहित मुझे बताओ। सर्कुलर ऑर्बिट्स, सन स्पॉट्स आर हॉटर रीजन्स, एनर्जी फ्रॉम हीलियम। इस टॉपिक का आंसर जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट आप बात करेंगे इस पे। कौन सा आंसर होगा ये बताओ। हाँ, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। जो मैंने पहली क्लास पहले ही क्वेश्चन में आपसे कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन करो, सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझ गए ना आप? जब भी आप प्री एग्जाम देने जाओगे तो कई स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनने काफी मेहनत की होती है, लेकिन वहां जाके वो 2-4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और यही 2-4 क्वेश्चन में फेल पास का डिसाइड हो जाता है। ह्यूमन एरर्स इसको कहते हैं। गलत है, जो इनकरेक्ट पूछ रहा है। कौन कौन से इनकरेक्ट हैं कह रहा हूं। तो भाई इस पे कई लोगों का आंसर देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। कई लोगों ने बी आंसर दिया है, कई ने डी दिया है, कई ने सी दिया है। अब सब लोगों के नाम लेने में नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें मेरी एनर्जी भी लॉस होगी थोड़ा सा, और फिर नाम ही लेने में रह जाऊंगा मैं। तो मेरी भावनाएं आपके साथ हैं, सबके साथ, चिंता न करें, है ना। तो इसलिए मैं आप बेधड़क स्टेटमेंट वाइज और ऑप्शन वाइज, क्वेश्चन वाइज आप अपना लगाते रहें, लेकिन ध्यान दें ऑप्शन दिमाग से लगाएं, दिमाग यूज करें, उसके बाद ऑप्शन का इस्तेमाल करें। देखो सिंपल है। देखो पहली बात, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज हीलियम। हीलियम इसका मुख्य स्रोत है। इससे आपका ना सोलर सिस्टम काफी क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा होता है ना, स्टार, सूरज क्या है कि स्टार है। स्टार और प्लेनेट में क्या डिफरेंस होता है? स्टार वो होता है जो जिसकी अपनी खुद की एनर्जी होती है। जैसे सूर्य है, उसकी खुद की एनर्जी है, और जैसे पृथ्वी एक ग्रह है तो हमारी एनर्जी नहीं है, हमें सूरज से एनर्जी मिलती है। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब सूरज में एनर्जी का क्या होता है? यदि कोई भी तारा, तारा में जो एनर्जी का स्रोत है वो क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा, नाभिकीय संलयन। कौन सा सुना आपने? नाभिकीय संलयन सुना होगा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ये तो सभी ने सुना है, ये सबसे खतरनाक एनर्जी होती है। विखंडन फिर भी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, संलयन को नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो मेन सोर्स, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो अब एनर्जी जनरेट होती है। सिंपल सी बात। तो हाइड्रोजन जो है वो मेन सोर्स हुआ कि हीलियम मेन सोर्स हुआ? कमेंट करके बताओ। हाइड्रोजन मेन सोर्स हुआ कि हीलियम मेन सोर्स हुआ? कमेंट करके बताओ। मैंने कहा हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन की व्यवस्था कहते हैं उसको। तो क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन की हीलियम। और दूसरा, जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आप समझ लो थोड़ा सा, जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर डेथ ऑफ स्टार जिसको हम कहते हैं, एक ब्लास्ट जैसा हो सकता है, वो कोलैप्स हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि सूरज की भी एक आयु है, जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा, चाहे तारा हो, चाहे इंसान हो, चाहे ग्रह हो। मेरी बात समझ गए? ये नेचर का नियम है। मतलब कहा जाता है कि सूरज की जो आयु है वो लगभग 10 अरब साल है। कितना? 10 बिलियंस। अब 11 भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी किसी ने टीका लगाया कि इतने ही साल जिएगा, लेकिन 10-11 अरब साल है, 10 बिलियंस के आसपास। और लगभग सूरज अपनी आधी आयु, आधी जर्नी पूरी कर चुका है, लगभग 5 बिलियन साल उसको हो चुके हैं। तो आधी जिंदगी और जिएगा सूरज। अब मरेगा कैसे? एक सवाल उठता है, यहां से भी सवाल उठते हैं। इसी को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है। यानी हाइड्रोजन जो है वो लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। एक दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो फिर एनर्जी कैसे बनेगी? कैसे जो बाहर की ओर लगने वाला और अंदर की ओर लगने वाला बल है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम कहते हैं, उसको बाद की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो तारा अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। कुछ तारे तारे ड्वार्फ, सॉरी, व्हाइट ड्वार्फ बन जाएंगे, कुछ न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे, कुछ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सुपरनोवा विस्फोट होगा बाद में, दूसरा टॉपिक है। लेकिन फिर भी आपको मैं इसलिए अलग अलग चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर उसका टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो हाइड्रोजन इसका स्रोत होगा कि हीलियम? हाइड्रोजन, गुड। तो ये वाला सवाल तो आपका गलत हो गया। हाइड्रोजन मेन सोर्स होता है। ठीक है। दूसरा, सन स्पॉट्स आर द हॉटर रीजन्स ऑन द फोटोस्फीयर।
देखो फोटोस्फीयर का मतलब होता है, ये फोटोस्फीयर वर्ड जो है वो सन के बाहर से लिया गया है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, हमारे वायुमंडल जो है, सन जो सरफेस है अर्थ का, उसके बाहर जैसे डस्ट है, गैसेज है, वाटर वेपर है, इस सिस्टम को हम कहते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। वैसे ही सूरज के उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। तो वहां पर जो सन स्पॉट्स आप हॉटर रीजन, नहीं हॉटर रीजन्स नहीं होते हैं, ये थोड़े से कूलर रीजन्स होते हैं, ये थोड़े से ठंडे रीजन्स होते हैं। अब ये सन स्पॉट्स क्यों बनते हैं इसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारी नहीं है, मुझे नहीं, मतलब साइंटिस्ट को भी नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं या मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होते हैं वहां पे सन पे, उसकी वजह से ये एक सीरीज में चेंज होता है, अलग अलग एक साइक्लिक तौर पे ये चेंज होता रहता है, और जिसकी वजह से भी पृथ्वी पर गर्म ज्यादा या ठंड गर्म कम होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, भूमंडलीय तापन या क्लाइमेट चेंज जो है, उसमें भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो हॉटर रीजन न हो के क्या होता है, कूलर रीजन होता है, सन स्पॉट्स, धब्बे। इसको हम किसी दूसरे क्वेश्चन में करेंगे बाकी आगे। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। कमेंट करके बताओ ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा, यानी जितने भी ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा जो है वो वृत्तीय कक्षा में करते हैं। क्या वृत्तीय कक्षा में करते हैं कि किसी और कक्षा में करते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ, वृत्तीय कक्षा में करेंगे या किसी और कक्षा में करेंगे, जल्दी बताओ। किस में, कौन से वाले में करेंगे? फटाफट बताओ। और जितने भी लोग, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो आज की डेट में, तो एक चीज ध्यान रखें, जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमारा ध्यान कहीं और होता है। कहने का मतलब मेरा, जैसे आजकल क्लासेस चल रही, हिस्ट्री की चल रही, ज्योग्राफी चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तो आप इसके साथ साथ खुद भी कर सकते हो इसको धीरे धीरे। बीच में अगर आप कंटिन्यूटी तोड़ दोगे तो वक्त चला जाएगा, एक दिन प्री आ जाएगा, फिर मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, थोड़ा गाइड कर दो। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी भी तो गाइड ही कर रहा हूं ना। ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं अगले जनवरी में आपको बेहतर तरीके से गाइड कर दूंगा? तो जब पढ़ाया जाता है एक सिस्टम के तरीके से, उस समय पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। अब ये पूरी सीरीज चले जाएगी, पूरी क्लास चले जाएगी, और इस वीडियोस को, इस क्लास को ना देख के अगर मुझसे कोई कहे कि अगले जनवरी फरवरी में कि सर पीसीएस सॉरी यूपीएससी के प्री के लिए और क्या करना चाहिए, तो फिर ये अजीब सा सवाल नहीं है ये। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आप समझदार हो। तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, वेरी गुड। कौन सा ऑर्बिट? इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है। कौन सा होगा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में होती है। तो इससे आपको कितने सारे सवाल मिल गए। नाम की सनलाइन आपको मिल गया, इससे हाइड्रोजन इससे मिल गया आपको, इससे आपको सन स्पॉट्स मिल गया, फोटोस्फीयर किससे रिलेटेड है वो मिल गया, और दूसरा सर्कुलर नहीं होता है, क्या होता है? वृत्तीय होता है। तो गलत कौन है? ऑल अबव, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो विचार करना है कि सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, उपरोक्त में से कौन सा सौरमंडल का हिस्सा? बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप फटाफट दे दो मुझे, कौन सा होगा। कई सवाल इजी भी होते हैं ना, क्योंकि देखो हम लोग जो क्वेश्चन कराते हैं ये इसलिए नहीं कराते कि बिल्कुल ही जो पका पकाया खतरनाक स्टूडेंट हो जिसने सब कुछ पढ़ा हो वो उसको हम पढ़ाएं। अगर कोई जीरो वाला स्टूडेंट भी है, पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहा है या हिस्ट्री पढ़ रहा है, जो भी सवाल पढ़ रहा है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए, उसका भी बेस बनना चाहिए, इसलिए एक क्लास की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका भी आंसर क्या होगा? डी, ऑल अबव। देखो अब इनको डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं, वैसे आपको पता ही है, सन तो सन ही है। हमारा जो मेन राजा है, जो जिसके चारों ओर घूमते हैं, ग्रेविटी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन है? सन है। दूसरी बात, 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह हो गए, पहले कितने थे? 9। तो 2006 में IAU अभी बताऊंगा, उसके हिसाब से प्लूटो को हटा दिया गया, अब 8 ग्रह रह गए। तो ग्रह और सन, सन की खुद की लाइट होती है और प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, सन के चारों ओर ऐसे ऑर्बिट करते हैं, यानी उसके बाद चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। सैटेलाइट्स किसको बोलते हैं? सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम सैटेलाइट कहते हैं, यानी उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा हमारे चारों ओर, पृथ्वी से ही निकला है, चारों ओर चक्कर लगाता है। ये होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। ध्यान देना एक बार, ये क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, मतलब प्राकृतिक उपग्रह जिसको हमने नहीं बनाया है। लेकिन जैसे हम सॉरी PSLV GSLV के थ्रू सैटेलाइट्स भेजते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं मैनमेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो हमने जो बनाया, जो हमने लॉन्च किया, वो आर्टिफिशियल है, और ये वाले होते हैं। अब अगला सवाल आता है एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरियड्स।
देखो इसमें थोड़ा सा अंतर समझना जरूरी है, इसके बाद और भी सवाल आप करने लग जाओगे। एस्ट्रॉइड्स का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह, स्मॉल प्लैनेट्स भी इसको हम कहते हैं, समझ गई बात। और मेटेरॉइड्स तो किसी का भी पार्ट्स हो सकता है, किसी ग्रह का टुकड़ा, किसी एस्ट्रॉइड का टुकड़ा, वो दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ये जो होंगे ग्रहों से छोटे होंगे, एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह ग्रहों से छोटे होते हैं, और इनसे भी थोड़े छोटे होते हैं कौन से, जनरली मेटेरॉइड्स, ठीक है, यानी उल्का पिंड जिसे कहते हैं। अब एक नाम सुना होगा आपने, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये सब सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। इसका आंसर आपको मिल गया ऑल द अबव, ये तो श्री की है, मैं सिर्फ डिफरेंस बताऊं। देखो अब डिफरेंस क्या है, इसको मैं अगली क्लास, अगली वाला जो चैप्टर है ना, इसके बाद अगला सवाल इसी से रिलेटेड आ रहा है, तो इन दोनों को मैं यहां पे डिफाइन नहीं कर रहा, नहीं तो मुझे कर देता मैं डिफाइन। इसके बाद जो अगला सवाल आएगा या एक दो सवाल के बाद जो भी आएगा, इसी से लिंक है उसका, इसलिए मैं उसको वहां करूंगा, क्योंकि आप यहां मैं डिफाइन कर दूंगा तो फिर आप क्वेश्चन पहले ही समझ पाओगे, मजा नहीं आएगा सवाल में। आगे बढ़े। ग्रह एक खगोलीय पिंड है, ग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है, यहां से उसका आंसर भी बनेगा। ए प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। इसमें क्या क्या सही है ये आपको स्टेटमेंट देना है। सूर्य के चारों ओर, ये कक्षा में, यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। दूसरा है दृढ़ पिंड बलों को दूर करने के लिए अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त द्रव्यमान रखता है। मतलब ग्रहों के पास एक सेल्फ सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी, यानी ग्रहों की अब अपनी क्या होनी चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए। हाँ ठीक है। तीसरा, अपनी कक्षा के आसपास के इलाके को साफ कर दिया है। ऐसी सवाल, ऐसी लैंग्वेज आती है हिंदी में, साफ कर दिया गया है। हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। बताओ इसमें कौन सा सवाल सही है, ग्रहों की डेफिनेशन के हिसाब से इसमें कौन सा सवाल सही होगा, फोर्थ वाले में। फटाफट आंसर करो जरा, जल्दी आंसर करो, कौन सा इसमें सही आंसर है। हाँ गुड, हुंखार तो हो ही गए आप तो, अब है ना, अच्छे हो गए, ठीक है। इसमें ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। देखो सीधी सी बात है, एक डेफिनेशन है किसकी, ग्रहों की, ग्रहों की एक डेफिनेशन है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सॉरी ने IAU कहते हैं उसको, 2006 में एक नई डेफिनेशन दी। वहीं से इसी बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि प्लूटो को क्यों अलग कर दिया गया, कैसे कैसे सवाल आएंगे इसमें। देखो पहली बात तो ये है कि जितने भी ग्रह हैं उनको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना जरूरी है, पहला ऑप्शन, ठीक है, ठीक, पहला। अच्छा दूसरा ये है कि किसी भी ग्रह के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होनी चाहिए, एक गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए ग्रहों के पास, कि वो एक राउंड वाला गोल वाला शेप ले सके, लगभग स्फेरिकल वाला शेप ले सके, जैसे पृथ्वी है, ये वाला जो ये कह रहा है, हैज सफिशिएंट मास ऑफ इट्स सेल्फ ग्रेविटी, मतलब उसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां से आएगा, मास से आएगा, द्रव्यमान से। देखो मैं चीजों को डिफाइन कर रहा हूं, एक एक इंच में सवाल में गड़बड़ी हो सकती है, आप ध्यान देखना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंस होता है। ये ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, हाईली कंसेप्चुअल सवाल है, ये रिवर सिस्टम नहीं है ज्योग्राफी का कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां से सवाल खतरनाक आते हैं और दिमाग घूम जाता है। इस बार भी आए थे सवाल यूपीएससी में। अब बाकी जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसमें हर जगह आप अलग अलग चीजें कह सकते हो, आर्टिकल 21 अलग है, 22 अलग है, 23 अलग है, बहुत ज्यादा लिंक नहीं है आपस में उनका, लेकिन यहां पर एक दूसरे का लिंक है। देखो ध्यान दो, एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शंस में चेंज कर देता है। जैसे इसने क्या लिखा, इसने लिखा दृढ़ पिंड बलों को दूर करने के लिए अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए। अब पर्याप्त द्रव्यमान और मैंने वर्ड किया पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, दोनों चीजें एक ही हैं। जब पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त द्रव्यमान होगा, जब मास होगा, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा। यानी मास धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसी हिसाब से ग्रेविटी भी क्या होती जाती, बढ़ते जाती है। तो ग्रेविटी बढ़ेगी तो ग्रेविटी कहां की ओर खींचेगी, अपनी ओर खींचेगी। तो इतनी ग्रेविटी उसके पास होनी चाहिए कि वो स्फेरिकल या गोला गोला वाला शेप ले सकता है। तो ग्रह गोले गोले वाले ज्यादा, मेरी बात समझ गए, एक राउंड शेप होना चाहिए उसके पास। और तीसरी चीज हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। और तीसरी चीज इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ग्रहों के जो ऑर्बिट्स है उसके आसपास कोई छोटी मोटी चीजें
नहीं, उसके ऑर्बिट में नहीं घूमनी चाहिए, यानी उसकी ऑर्बिट जो पृथ्वी की कक्षा, जैसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसके आसपास छोटे मोटे पिंड विंड जो होते हैं वो उसको क्रॉस नहीं करने चाहिए। प्लूटो के साथ यही दिक्कत हुई। क्यों दिक्कत हुई अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहां तक समझ गए चीजों को। यानी 3 चीजें मेन होना चाहिए उसके पास, ग्रेविटी अच्छी खासी होनी चाहिए, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए, और उसकी जो ऑर्बिट है वो बाकी से किसी के साथ ओवरलैप या दूसरे के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। प्लूटो में यही गड़बड़ हो गया था, तीसरा वाला। लेकिन यहां पर पूछ रहा ग्रह ग्रह में क्या होगा, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से सवाल क्या है, देखो पढ़ो इसको फटाफट। बृहस्पति के बाद अरुण दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्या ऐसा है या नहीं है, आप दिमाग में लगाइए। सैटर्न जो है पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम। जहां पर आप एग्जाम में सॉल्व करो ना, जहां पर कुछ खास चीजें दी होती ना एकदम कंसेप्चुअल, उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। जैसे इसमें दूसरा, इससे क्या होगा, आप ह्यूमन एरर कम होंगी। नेपच्यून वरुण के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 5 उपग्रह हैं। मतलब जैसे अभी बताया था मैंने, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने, वरुण यानी नेपच्यून के 5 प्लैनेट्स सैटेलाइट्स हैं। कौन सा सही है इसमें, नहीं सॉरी, ये मैं खुद ही गलत कर गया, ध्यान देना कौन सा गलत है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बताओ फिर, ये क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर का है, तो कौन सा होगा, जरा जल्दी बताओ। कौन सा इसका सही होगा। जल्दबाजी नहीं, बड़े क्वेश्चन से टाइम लगता है इस पे। पहला आंसर ऑप्शन सही है कि नहीं। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, अब मैं सॉल्व कैसे करते ये भी मैं बताता हूं आपको, ये थोड़ा टफ है। यूरेनस इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर जुपिटर, तो ये स्टेटमेंट आपको कैसा लग रहा है, ये बताओ। यूरेनस जो है सेकंड लार्जेस्ट है, क्या ऐसा है, एलिमिनेट कैसे करेंगे सवाल। क्या यूरेनस जो है जुपिटर के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। देखो आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है, अगर आपको पता है तो उसके बाद कौन सा होता है, सैटर्न। कौन सा होता है, सैटर्न। इसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, तो यहां पर जो स्टेटमेंट है कि यूरेनस इज द सेकंड लार्जेस्ट, तो ये तो गलत हो गया ना। तो जहां जहां आपको कौन कौन से गलत हैं कह रहा हो, तो पहली बात तो ये है कि ये तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये सही हो गया, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो गलत ही है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से एक जहां जहां आएगा वो ठीक होगा। दूसरा, जो शनि है ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सूरज जो है वो उसके चारों ओर शनि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरब से पश्चिम चक्कर लगाता है, क्या ऐसा है, स्टेटमेंट में बताओ। स्टेटमेंट में बताएंगे आप सभी लोग। और तीसरा है यूरेनस नेपच्यून एज 5 सैटेलाइट्स, कौन सा आंसर सही है। आंसर कम आ रहे हैं, देखो एलिमिनेट करना कैसे करना है मैं बताऊं आपको, फिर इसको मैं समझा भी दूंगा। देखो पहला सवाल तो ये तो गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है कि गलत कौन कौन सा है, तो इसमें 1 जहां जहां होगा, जहां जहां 1 होगा वो इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक होगा, मतलब बी वाले में तो नहीं है, तो बी तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना। दूसरा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, टफ क्वेश्चन है। दूसरा, सैटर्न जो है वो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। देखो आपको पता है कि जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, ये वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाती है, बाकी जितने भी ग्रह हैं सब पश्चिम से पूरब रिवॉल्व ऐसे करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है, या चक्कर लगाते हैं। सिर्फ 2 ग्रह, सिर्फ 2 ग्रह, कौन कौन से, पहले से दूसरा वीनस, और आखिरी का दूसरा यूरेनस, सेकंड लास्ट एंड सेकंड, ये ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम लगाते हैं, बाकी पृथ्वी के जैसे चक्कर लगाते हैं, वीनस और यूरेनस। वो क्या पूछ रहा है, सैटर्न, तो सैटर्न जैसे पृथ्वी घूमती वैसे ही घूमता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया,
गलत हो गया, तो वो गलत ही पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये सही हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं। नेपच्यून हैज 5 सैटेलाइट्स, ये फैक्चुअल है। नेपच्यून के 5 सैटेलाइट होते हैं। 5 सैटेलाइट्स किसके? नेपच्यून के 5 सैटेलाइट होते हैं, कह रहा है। क्या नेपच्यून के 5 सैटेलाइट होते हैं? देखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो नेपच्यून के 2 सैटेलाइट होते हैं वैसे, यूरेनस के 5 होते हैं। तो ये वाला भी गलत है, ये फैक्चुअल है, इसमें आप देख सकते हो। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। एलिमिनेट करना समझ गए ना? कई बार हमें सवाल नहीं पूछे जाते, मतलब सॉरी, सवाल हमें नहीं आता पूरा पूरा, हमें लगता है कि यार ये एक ऑप्शन आता है, दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा सवाल नहीं कर सकते, हम पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे ही सवाल होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओ आप, आपको सारे के सारे सवाल जो भी आप सॉल्व करते हो और सिलेक्शन भी आपका होता है और सारे ऑप्शंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन आप कर रहे हो। ये कभी मत सोचना, ऐसा कभी नहीं होगा आपको। और टीचर भी वहां बैठा होगा ना, उसको भी दिक्कत होगी, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं आपको। सारे सवाल उसको भी नहीं आएंगे, लेकिन वो एलिमिनेट करना पड़ेगा उसको। तो एलिमिनेटिंग प्रोसेस आपको पता है तो आपका सिलेक्शन होगा, और ये करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप यूपीएससी का टॉप क्यों ना कर जाओ। ठीक है, तो इसलिए एलिमिनेट किया जाएगा, देखना पड़ेगा एक किस में, तो आसानी हो जाती है। समझ आई बात? तो आंसर क्या है इसका? आंसर, हाँ, डी। आंसर क्या होगा? डी। अब मैं इसको देखो बता देता हूं आपको कैसे करना है। सिंपल है। जैसे ये सन है, इसको ये आकार के आधार पे पूछ रहा ना, कैसे याद होगा मैं बता देता हूं आपको। सबसे छोटा कौन सा होता है? मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद जुपिटर बड़ा होता है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये तो सबको पता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखो होता क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, तो इनका आकार जो है वो यहां से इधर को डिक्रीज करेगा। याद हो गया सभी को? तो सबसे पहले कौन आएगा? जुपिटर, बृहस्पति। उसके बाद दूसरा कौन है? सन, जबकि वो पूछ रहा है कि यूरेनस दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यही पूछा था ना उसने? नहीं, सन। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कहोगे यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, तो JSUN हो गया। एक तो ये समझ गया आप। दूसरा, इसके बाद कौन होता है? इसके, अच्छा, बीच में मार्स भी तो आएगा, मंगल, ये मैं भूल गया था जल्दबाजी में। बीच में कौन आएगा? मार्स। अब बीच में मार्स भी आएगा तो आप क्या करोगे? ये तो है ही, आप इसके बाद ईवीएम मशीन, कौन सी? जिसमें हम वोट डालते हैं, ईवीएम होता ना, वोटिंग वाला। ई से क्या है? अर्थ। वी से क्या है? वीनस। एम से क्या है? मार्स। एम से क्या है? मार्स यानी मंगल। ईवीएम, बस ईवीएम, मार्स वाला। और ये तो सबसे छोटा होता है। मर्क्यूरी हर चीज में छोटा होता है, सबसे नजदीक, सबसे कम दूरी पे होता है, सबसे कम आकार होता है इसका, सबसे छोटा होता है, 0 सैटेलाइट्स होते हैं इसके, है ना। तो बहुत सारी कम कम चीजें आपको कहां मिलेंगी? मर्क्यूरी में मिलेंगी, यानी बुध में मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से इधर को डिक्रीज कर दो और ईवीएम लिख दो, बस। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी बात, मैंने क्या कहा? पहले से दूसरा यानी वीनस, और सेकंड लास्ट यानी यूरेनस। वीनस और यूरेनस हमेशा ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं ऐसे, और बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट जैसे पृथ्वी लगाती है। तो याद कैसे होगा? मैंने क्या लिखा? वीनस, आपने फिर देखा यूरेनस। नस, देखो क्या आ रहा है? नस, या यूवी रेज भी कह सकते हो। जिस इंसान की नस खराब हो जाए, जैसे कहते हैं ना इसकी नस ही खराब है, दिमाग की नस खराब है, या कई बार बवाल कर देता है, तो जिस इंसान की नस खराब हो जाए वो बाकी लोगों को फॉलो नहीं करेगा, वो उल्टा घूमेगा वो। तो ये 2 ग्रह जो होते हैं बाकी को फॉलो नहीं करते, यानी जिनकी नसें खराब हो जाती है, दिमाग थोड़ा सटक जाता है, वो सीधे काम नहीं करते हैं। तो यूरेनस एंड यूरेनस, यूरेनस एंड वीनस, वीनस यूरेनस सेकंड लास्ट एंड फर्स्ट, फर्स्ट के बाद यानी सेकंड। ठीक है, ऐसा होता है। यही तो सवाल था ना हमारा। तो 5 का आंसर हो गया आपका डी। एक बार कमेंट कर दो सभी लोग, बात समझ में आई ना? और नेपच्यून इस 5 सैटेलाइट्स में तो हमारा कोई समझाने का तरीका बनता नहीं है, तो है भाई, हम क्या कर सकते हैं उसमें। आगे बढ़े, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताओ। जुड़वा ग्रह यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? अगर पृथ्वी को आप कहते हो धरती हमारी माँ है, माता है, तो कौन सी ग्रह है जो हमारी मौसी है? मौसी मतलब पृथ्वी की बहन ग्रह, या जुड़वा ग्रह उसको कहते हैं, ट्विन। तो बताओ कौन है, जल्दी बताओ।
वीनस, वीनस जो का जो शेप होता है और उसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, पृथ्वी के जैसा होता है साइज, ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं जुड़वा ग्रह। तो हमारी मौसी कौन है, भाई नहीं बोला गया उसको, भाई होता तो लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना भाइयों में, अब तो खैर बहनों में भी होने लगी है लड़ाई, कौन कौन बहनें आपस में लड़ती हैं आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल उसको बहन बोला गया। अच्छा, अगला सवाल आपके पास है, बताओ जल्दी। निम्नलिखित पर विचार करें। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इस सवाल को पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। निम्नलिखित को पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, जब वो पूछता है ना कि निम्नलिखित पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, तो कंसीडर द फॉलोइंग में पहले ये 4 पढ़ने चाहिए कि ये नीचे वाला पढ़ना चाहिए, जरा कमेंट करके बताओ। जो ऊपर के स्टेटमेंट है 1 2 3 4 उनको पहले पढ़ना चाहिए कि जो नीचे कह रहा है कि जो विचार है उसको पहले पढ़ना चाहिए टाइम बचाने के लिए, हालांकि हम जल्दबाजी में पढ़ ही सकते हैं, लेकिन किसको, जो नीचे वाला है जो विचार है उसको पहले करना चाहिए कि ऊपर वाले 3 को पढ़ना चाहिए पहले, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो पहले ये तो समझो कि ये पूछ क्या रहा है, अगर आप इसको देखोगे ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के निकट की वस्तुएं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, क्या मतलब है उसका, सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह, ट्रांस नेपच्यूनियन पिंड, प्लूटो। अब इनको पढ़ोगे तो आप इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, वो अलग अलग है। अब नीचे वाले को तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल ऑफ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि छोटे सौर मंडल निकाय क्या होते हैं, इसको हम ऐसे भी तो कोई कह सकते हैं कि छोटे सौर मंडल निकाय। अब ये देखो निकाय में आप म्यूनिसिपैलिटी और उसमें चले जाओगे पॉलिटी में, है ना, तो इंग्लिश में ज्यादा इजी होता है, इंग्लिश में कितना बढ़िया लिखा है देखो, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कई स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं टेलीग्राम में, इसमें वो हिंदी में लिखा हुआ पूरा इसी को पढ़ते रहते हैं, इसलिए जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसके बगल में इंग्लिश में जरूर लिखा होना चाहिए, उसको प्रिफर करो आप लोग, मेरी बात समझ गए ना। इंग्लिश नहीं होगी तो आप सवाल कर ही नहीं पाओगे यूपीएससी के, या पीसीएस के भी बहुत मुश्किल से, यूपीएससी तो नामुमकिन है। इसी वजह से हिंदी माध्यम में प्री में पास होने की जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है, उसमें एक वन ऑफ द बेसिक और मेजर रीजन ये भी है, वो खाली हिंदी हिंदी पढ़ते हैं, दिमाग फिर उतना चलता नहीं। तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सवाल है, कौन सा है, किस किस के उदाहरण, जरा ये सवाल बताओ मुझे आप। तो पहले क्या पढ़ना है, विचार पढ़ना है, जरा जल्दी करो, कौन सा इसका आंसर होगा। हाँ कुछ ने तो आंसर दिया है भाई, गुड। देखो इस सवाल को मैं बता देता हूं आपको, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये सवाल आ सकता है, अभी यूपीएससी में आया नहीं है। देखो पूछ रहा है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, अब क्या कह रहा हो, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज यानी सोलर सिस्टम की बॉडी है, पिंड है, सोलर सौर चंद्र के, हमारे सोलर सिस्टम के, लेकिन वो छोटे हैं। अब एक तो होता है सन, वो तो स्टार है, उससे छोटे होते हैं ग्रह। अब ग्रहों की डेफिनेशन क्या कही थी मैंने, ग्रहों की डेफिनेशन मैंने ये कही थी कि इतनी ग्रेविटी और रेविटी होनी चाहिए, मास मास कि वो कैसा शेप ले ले, गोला गोला जैसा ले ले, जितने भी ग्रहों को देखते हो आप गोल गोल होते हैं, ठीक है, वो तो हुए ग्रह, जैसे पृथ्वी है, मार्स है, जुपिटर है, ये सब हो गया। अब एक आता है ड्वार्फ प्लैनेट्स, ड्वार्फ मतलब होते हैं बौने ग्रह, जैसे प्लूटो है, सेरस है ना, एरिस है। तो ये जो बौने ग्रह होते हैं या छोटे ग्रह होते हैं, ये भी गोल गोल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं। अब दिक्कत क्या है, देखो अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैंने क्या कहा आपसे, मैं कह रहा हूं एक तो हो गए ग्रह प्लैनेट्स, एक होते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह क्या होते हैं भी बताऊंगा, ग्रह ग्रहों से छोटे बौने ग्रह जैसे प्लूटो होते हैं, ये इनका जो मेन होता है, ये होते हैं आपके गोले गोले जैसे, कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, ठीक, इनके पास इतनी ग्रेविटी मास होता है कि ये गोले गोले हो जाते हैं, और ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहां पर जो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज होती हैं, इनको कहा जाता है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, मतलब कोई भी ग्रह, स्मॉल बॉडी थोड़ी है ग्रह, बड़ा बॉडी है, और जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं ये भी गोले गोले होते हैं। तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज का मतलब हुआ जैसे क्षुद्र ग्रह, कहां गया वो सोलर सिस्टम एस्ट्रॉइड्स, ये
अब क्षुद्र ग्रह ऐसा गोला गोला दिखता है क्या आपको? नहीं, क्षुद्र ग्रह ऐसा भी हो सकता है, उसका शेप गोला गोला नहीं होगा, समझ गए? या पृथ्वी के जो साथ में जितने भी आवारा टाइप के पिंड विंड घूम रहे हैं, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई पत्थर जैसा है इधर उधर वाला, या फिर ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो आखिरी हमारा ग्रह है नेपच्यून, सूरज से सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। उसके बाहर एक बेल्ट है, कुपर बेल्ट कहते हैं उसको, पढ़ाऊंगा मैं अभी। उसमें बहुत सारी चीजें घूमती हैं, जैसे कॉमेट्स, उसके बाहर ठंडे इलाके में ऐसे पुच्छल तारा जिसको हम कहते हैं, पूंछ जैसी बनती है, डस्ट आइस के वो है, सब मिक्सचर है वो। तो जिनका शेप गोल गोल ना होके कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे तिरछे विरछे टाइप के होते हैं, उनको हम सब बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। तो इसमें प्लूटोइड्स, यानी जहां पर प्लूटो है, जहां पर कौन सा ग्रह है? प्लूटो है। नेपच्यून के बाद कौन सा आता है? प्लूटो। अब ग्रह नहीं रहा, अब वो छोटा ग्रह हो गया, उसको बताएंगे क्यों है। तो जब प्लूटोइड्स का मतलब हुआ प्लूटो और उसके जो साथ में जो ड्वार्फ प्लैनेट्स और से हैं, और जैसे एरिस है अभी बताएंगे, उसके साथ साथ जो बौने ग्रह होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूटोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? ड्वार्फ प्लैनेट नहीं होगा स्मॉल में, और प्लैनेट भी नहीं होगा, तो 4 वाला नहीं होगा और बाकी सारे होंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जरा कमेंट करके बताओ, इसका आंसर कौन सा होगा, जरा मुझे बताओ। प्लूटोइड्स मतलब प्लूटो और उसके साथ जो बौने ग्रह होते हैं प्लूटो की वाली बेल्ट में, नेपच्यून के बाद वो जो ग्रह होंगे वो प्लूटोइड्स होंगे। अब ये प्लूटोइड्स भी आप समझ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? गुड, इसका आंसर क्या होगा? ए। फिर से बता देता हूं, थोड़ा टफ सवाल है, ध्यान दो। अब ध्यान कैसे दो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद आप ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा। ये बीच में कौन है? सन है। अब इस सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे कौन? पृथ्वी और मरक्यूरी, ऐसे 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रह क्या है? सब देखो आप लगभग राउंड शेप में है, गोल गोल है, ठीक है। तो ये तो ग्रह तो स्मॉल प्लैनेट है, स्मॉल बॉडी है नहीं, तो ग्रह तो होगा नहीं, ग्रह था भी नहीं ऑप्शन में। अच्छा, उसके बाद प्लूटोइड्स, एक वर्ड कौन सा आया है? प्लूटोइड्स। तो प्लूटो जो एक पहले ग्रह था अब ग्रह नहीं है, क्यों नहीं है बताऊंगा, अभी थोड़ा बहुत बता भी दिया है। तो प्लूटो जो है, ये प्लूटो वाला, ये जहां पर प्लूटो के साथ प्लूटो जैसे ही छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स घूमते हैं, उनको हम प्लूटोइड्स कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्लूटोइड्स कहते हैं। अब प्लूटो का शेप भी कैसा है? ये देखो गोला गोला है। तो प्लूटो और उसके साथ घूमने वाले 4 ड्वार्फ प्लैनेट्स, अभी तो टोटल 5 हैं, और सीरस को नहीं लेते, इसमें क्यों नहीं लेते बताऊंगा। तो वो जो है प्लूटोइड्स, वो भी गोल हैं, और जितने ग्रह हैं वो भी गोल हैं। तो प्लूटोइड्स, प्लूटो के साथ और ग्रह, और कौन सा, जितने सारे ग्रह हैं, क्या ये स्मॉल बॉडीज होंगे? नहीं, ये स्मॉल बॉडीज नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी बच गया, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड्स, ये देखो बीच में इसने एस्ट्रॉइड दिखाया, मैं एस्ट्रॉइड दिखाता हूं आपको कहां पर है। एस्ट्रॉइड्स अगर इस पे है तो एस्ट्रॉइड की फोटो आपको दिखा देते हैं। आप ये देखो, ये है एस्ट्रॉइड। क्या ये ग्रह जैसा लग रहा है आपको? क्या इसका राउंड शेप है? नहीं है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, या जो उल्का पिंड है जिसको मेटेरियोइड्स कहते हैं, ये उल्का पिंड है, ये है, या एक कॉमेट्स है, ये वाला जो जलने के डस्ट और आइस का होता है, सूरज के पास आता है तो जलने लगता है, बताएंगे अभी। तो क्या ये क्या आपको राउंड शेप में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह ऐसा ही होता है, ये उल्का पिंड गिर रहा है, ये भी पत्थर जैसा है, ये कॉमेट्स हैं। तो ऑल द कॉमेट्स, ऑल द एस्ट्रॉइड्स, समझ गए। और छोटे मोटे टुकड़े पत्थर वत्थर वाले, जिसको हम नियर अर्थ वाला बोला है, पृथ्वी के आसपास जितने भी पिंड विंड घूम रहे हैं टेढ़े मेढ़े वाले, वो सब को हम बोलते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, यानी सोलर सिस्टम के सौर ग्रह के छोटे छोटे। खाली कौन से नहीं आएंगे? एक प्लैनेट्स नहीं आएंगे, ग्रह नहीं आएंगे, और जो क्षुद्र सॉरी बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स जो 5 हैं वो नहीं आएंगे। और ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं वो इसके बाद आएगा, अभी बता दूंगा, फिर सवाल कैसे सॉल्व करोगे। क्या सभी लोगों को बात क्लियर हुई? क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? ये नहीं आएगा। देखो, सोलर सिस्टम एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड तो होता है टेढ़ा मेढ़ा है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, वो भी आप समझ गए, पृथ्वी के ऑब्जेक्ट पूछ रहा हो, प्लेनेट नहीं पूछ रहा। तीसरा, ट्रांस नेपच्यूनियन ऑर्बिट्स। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑर्बिट मतलब, ट्रांस नेपच्यूनियन का मतलब क्या हुआ? जो नेपच्यून से कहां है? बाहर हैं। ये देखो नेपच्यून का है, सबसे बाद वाला नेपच्यून है, नेपच्यून से बाहर, कुपर बेल्ट कहते हैं इसको। इसमें कैसे कैसे दिख रहे हैं आपको? बहुत सारे दिख रहे हैं, इसमें डस्ट और गैसेस दिख रही हैं, ऐसे छोटे मोटे पिंड घूम रहे हैं बहुत सारे। तो उनको बोलते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन, बियॉन्ड द नेपच्यून, यानी नेपच्यून से बाहर वाले हिस्से को हम कुपर बेल्ट कहते हैं।
तो वहां पर भी जितने होंगे छोटे मोटे प्लूटोइड्स को छोड़ के, क्योंकि प्लूटोइड्स गोले गोले होंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था आपसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आप थोड़ा ध्यान कम दें। यहां पर और भी सवाल आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे सवाल आएगा व्हाट आर प्लूटोइड्स, प्लूटोइड्स क्या होते हैं? तो प्लूटो और उसके जैसे बौने ग्रह जो प्लूटो वाले एरिया में रहते हैं, इसमें सेरस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा अभी। यही सवाल है। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब तो मैंने बता दिया। आकार के अनुसार साइज के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। और दूसरा है पृथ्वी का आकार जियोइड है, भूआब है। बताओ, ये तो सभी को आता है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? थोड़ा तेजी भी दिखानी होगी हमको, थोड़ा सा फास्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे जो भाई बंधु हैं आपको उनको शेयर करना कि भाई क्लास चल रही, ये मत भूलना, ठीक है ना। मैं पहले भी हमेशा कहता हूं, एक तो इसलिए क्लास करनी है कि ये अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और दूसरा अगर आपको क्लास सही नहीं लग रही है तब भी आप शेयर करो, ज्यादा शेयर करो कि भैया ये वाली क्लास नहीं देखनी है। इग्नोर नहीं करना है, शेयर जरूर करना है, ये तो अच्छे में या बुरे में। ठीक है। कौन सा आंसर है? बी। हाँ बिल्कुल सही बात। आकार के अनुसार तीसरा कैसे हो जाएगा? आकार के अनुसार कौन सा था? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ईवीएम, पृथ्वी तो 5वें नंबर पे ना आकार के अनुसार, 5th। ईवीएम बताया था अभी, और उसके बाद फिर मर्क्यूरी लास्ट वाला है, तो 5वें। तो पहला तो गलत हो गया। तो पहला अगर गलत हो गया, तो जब पहला गलत हो गया तो फिर कौन सा करेक्ट है? देखो करेक्ट तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा बोथ, क्योंकि 1 तो है ही नहीं। और दूसरा वाला द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। देखो जियोइड क्या होता है, देखो जियोइड क्या है। जियोइड पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 1-2 मिनट। देखो हम कहते हैं ना कि पृथ्वी का आकार को हम क्या कहते हैं, जियोइड शेप किसको कहते हैं? देखो सिंपल सा फंडा है, जब हम पृथ्वी को कहेंगे तो पृथ्वी क्या ऐसे गोल मिलेगी क्या आपको? अगर आप देखो गोल मतलब चूड़ी का छल्ला जैसा क्या है, क्या ये, क्या ये फुटबॉल जैसी है? बिल्कुल जैसे आप बना देते हो, मतलब एक पूरा स्फेरिकल तो नहीं है ना ये, या सॉरी पूरा तो ऐसा गोला नहीं है। अब है क्या? पृथ्वी पोल्स पे, ध्रुव पे क्या है? चपटी है। पोल्स पे, ध्रुव पे चपटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो इक्वेटर है उसके आसपास थोड़ा सा बल्ज बाहर को निकला हुआ, जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल ज्यादा है। दूसरा, तो इसी से क्या होता है, पृथ्वी आपको यहां पर और यहां पर चपटी मिलती है, यहां पर फैली मिलती है विषुवत रेखा के आसपास। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, G=G_me/RE²। ये आप ग्रेविटी जब निकालते हो, गुरुत्वाकर्षण बल, तब के लिए यूज होता है। तो G, तो आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। एम का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ तो ठीक है जो है, लेकिन रेडियस चेंज हो जाएगा, जी भी कांस्टेंट है। तो रेडियस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का जो रेडियस है वो इक्वेटर के पास ज्यादा फैला तो ज्यादा होगा, और पोल की ओर कम होगा, यानी ये दूरी कम होती है, ये वाली ज्यादा होती है। तो नियर इक्वेटर या एट इक्वेटर आर ई क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तब ये ज्यादा हो जाएगा तो ये तो कम हो जाएगा ना, फिर उल्टा रिलेशन है, ये ज्यादा ये कम। तो नियर इक्वेटर जी का मान क्या होगा? कम होगा। जी का मान क्या होगा? कम होगा। तो देखो ग्रेविटी का अंतर पड़ता है। अगर आप देखोगे तो पृथ्वी की ग्रेविटी विषुवत रेखा के आसपास ज्यादा है, पोल्स के पास सॉरी विषुवत रेखा के आसपास कम है, पोल्स के पास ज्यादा है, पहला बात। दूसरा, हमारे पास माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन्स हैं, हिमालय जैसे माउंटेन है, एंडीज जैसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, और हमारे पास ओशन जो समुद्र का तल है उसके नीचे मैरियाना ट्रेंच जैसी खाई भी है, कुछ हिस्से नीचे भी हैं। समुद्र में कई बार टाइड्स आते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब गौर से अगर आप अर्थ को देखोगे तो उसमें ग्रेविटी हर जगह अलग अलग मिलेगी आपको। माउंटेन्स में ऊंचे उठे हुए हिस्से हैं, ग्रेविटी थोड़ा ज्यादा होगी अन्य जगहों से। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि माउंटेन्स है, मैदान है, पठार हैं, और समुद्र का तल, तो टाइड वाइड दुनिया भर की चीजें आती हैं, कुछ हिस्से नीचे हैं, कुछ हिस्से ऊपर हैं। तो और मतलब कहने का ग्रेविटी में चेंज है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ दूसरी चीजों को सुलझाने के लिए, बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है इसमें, तो एक उन्होंने कहा कि एक शेप होगा अर्थ का, जो एक सी लेवल के हिसाब से कुछ एलिवेटेड और डिप्रेस्ड लैंड, यानी ऊपर उठे हुए नीचे गिरे हुए भागों को एवरेज लेके दिखाया जाएगा। उसी शेप को हमने कहा जियोइड। बात मेरी समझ में आई? उसी शेप को हमने जियोइड कहा। तो पृथ्वी कुछ ऐसे जैसी फिर दिखाई देती है आपको, इस टाइप का फिर आपको वो बनेगा, नीचे से कुछ चपटा चपटा। मैं हालांकि एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूं इसको, लेकिन आप फिर भी समझ गए। तो जियो, जियो मतलब अर्थ।
तो जियोइड शेप हमेशा यूज किया जाएगा किसके लिए? पृथ्वी के लिए यूज किया जाएगा। जियो मतलब अर्थ। तो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वहां पर कई बार सवाल ऐसा आ सकता है कि जियोइड शेप जो है वो पृथ्वी को दिया गया है या पृथ्वी का नाम है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ? तो वहां पर आपको एक दो तर्क आप देख सकते हो, इसी में से सवाल बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जो मैंने सवाल बना दिया ये आएगा। जियोइड क्या होता है ये भी तो आ सकता है, क्या है? तो आप कहोगे कि पृथ्वी कहीं पर चपटी है, कहीं पर फैली है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल में, ग्रेविटी में क्या होता है? चेंज होता है। तो ग्रेविटी में चेंज होता है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर नीचे है, कहीं पर ऊपर है, कुछ एलिवेटेड है, कुछ डिप्रेस्ड लैंड है। तो जिस वजह से एक एवरेज हम लेते हैं उसको, तो एवरेज हम जब लेते हैं तो पृथ्वी फिर ऐसे बिल्कुल ही ऐसे सर्कल टाइप से या ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा सा ऊंचा नीचे ऐसे ऐसे उसका शेप बनेगा, वही शेप जियोइड कहलाता है। इज इट करेक्ट? कमेंट करके बताओ। ठीक है, समझ आई बात? आगे बढ़ा जाए, चलो अब इसको पढ़ो जरा सा। The tiny bodies which moved around the sun apart from stars, planets and satellites are called, मतलब ये छोटे पिंड जो किसके चक्कर लगाते हैं? सूरज के वे पिंड जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा, मतलब जो क्या है, तारे भी नहीं है, ग्रह भी नहीं है, उपग्रह भी नहीं है, सूरज के चक्कर लगाते हैं, उनको हम उल्का पिंड कहते हैं, मेटेरियोइड्स कहते हैं। और मेटेरियोइड्स क्या होता है, अब सवाल यहां से बनेगा, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच उल्का पिंड पाए जाते हैं। जो मेटेरियोइड्स हैं मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है, ध्यान रखना, सही है पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, इसको भी आप डिफाइन करना है। फटाफट कमेंट करो। देखो अब आप, अगर आप क्लास में पहले से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो मैंने अभी आपको क्या कहा था? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, यानी सोलर सिस्टम के छोटे छोटे पिंड या छोटे छोटे निकाय, एक वर्ड आया था ना जिसमें मैंने कहा था कि जिसमें हम सभी एस्ट्रॉइड्स को शामिल करते हैं, सभी कॉमेट्स को शामिल करते हैं, खाली ड्वार्फ प्लैनेट्स, बौने ग्रह और ग्रहों को हम शामिल नहीं करते हैं। थोड़ी देर में मैंने बताया था पहले। अब यहां पे कहता है कि वो क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं कि क्या होते हैं? अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये वाला। कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच उल्का पिंड पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, उल्का पिंड नहीं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड कहां पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड कहां पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की जो बेल्ट है, जो ऑर्बिट है, उसके बीच में पाए जाते हैं एसओ। पहला बात तो ये तो आंसर आपका बन गया। यानी ये देखो, इस पर ये दिख रहा है आपको, ये मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच में ऐसे ये इस टाइप के दिख रहे होंगे आपको, इनको क्या कहते हैं हम? ओ सॉरी, कहां चला गया ये? ऐसे कैसे निपट गया क्या ये? अभी मुझे सही करना भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। पेस्ट, डिलीट, हाइड्स, कॉपी, कट, जो भी है, किस्मत में नहीं था ये, कोई बात नहीं। तो इसको हमने क्या कहा? ये क्या लिखा है एस्ट्रॉइड में? क्या लिखा है? रॉकी बॉडी स्मॉलर देन ए प्लेनेट देन ऑर्बिट्स द सन, यानी एक छोटा बॉडी जो क्या हो, ग्रहों से छोटा, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स ग्रहों से छोटा हो और कोई शेप वेप नहीं हो उसका, उल्टा सीधा है, और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो उसमें उल्का पिंड की जगह पे क्या होगा? क्षुद्र ग्रह होगा, एस्ट्रॉइड्स होगा। और एस्ट्रॉइड्स किसके बीच में ज्यादा है? जुपिटर और मार्स के बीच में, जबकि वहां पे स्टेटमेंट क्या था? उल्का पिंड था। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? डी। कौन सा सही है? तो ना तो ये तो मेट्रोइड्स की जगह पे क्या लिखेंगे आप? एस्ट्रॉइड्स। यहां भी क्या लिखेंगे? एस्ट्रॉइड्स, मतलब क्षुद्र ग्रह, न कि उल्का पिंड। अच्छा अब देखो, अब कहते हैं कि कई बार जैसे बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड है वो पृथ्वी से टकरा सकता है। कोई एस्ट्रॉइड है वो किससे टकरा सकता है? पृथ्वी से टकरा सकता है। तो बड़ा बड़ा एस्ट्रॉइड्स, ठीक, वो पृथ्वी से टकराएगा तो नुकसान होगा। कहा जाता है कि डायनासोर इसी वजह से मरे थे, कोई एस्ट्रॉइड टकरा गया था क्रिटेशियस एज में, लगभग आज से 6-7-8 करोड़ साल पहले, 6-7-8-9-10 करोड़ साल पहले। अब यहां पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है मेट्रोइड्स एस्ट्रॉइड्स में। देखो मेट्रोइड्स क्या है? उल्का पिंड। मेट्रोइड्स उल्का पिंड और भी छोटे हैं एस्ट्रॉइड से। अब ये कोई ग्रह है, उस पर ब्लास्ट हुआ, किसी वजह से कुछ पिंड टुकड़े छटक गए। कोई एस्ट्रॉइड्स है, उस पर भी कहीं ना कहीं टकराया, उससे कुछ टुकड़े और छटक गए, ऐसे घूमते रह रहे हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मेटेरोइड्स होते हैं, रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट्स ऑफ एन एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और प्लैनेट्स, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो इसमें। यानी ये भी रॉकी सरफेस है,
वो किसी क्षुद्र ग्रह का भी टुकड़ा हो सकता है, किसी कॉमेट का भी टुकड़ा हो सकता है, किसी ग्रह का भी टुकड़ा हो सकता है। ऐसे आवारा टाइप के जो टुकड़े मार्केट में घूम रहे हैं, मार्केट में स्पेस में घूम रहे हैं, वो मेट्रॉइड्स हैं। उसमें क्या कहते हैं उसको, मेट्रॉइड्स। बात मेरी समझ में आई? अब इसी मेट्रॉइड से मैं एक उल्का पिंड से एक संबंधित मैं एक बात बताऊंगा आपको। जैसे आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एक होता है मेट्रॉइड, ठीक हो गया, दूसरा होता है मेटियोर्स, ठीक हो गया, तीसरा होगा मेटेरॉइड। मतलब आपने फिल्में देखी हैं कभी? फिल्में, अब फिल्में देखी हैं, देखो इससे बड़ा घटिया सवाल कोई हो सकता है? फिल्में देखी है मैंने पूछा, सॉरी मैं अपनी बातों को वापस लेना चाहता हूँ। फिल्में तो सभी ने देखी होती हैं, और जो फिल्में नहीं देख रहा है या कभी नहीं देखी किसी ने फिल्म, तो जिंदा कैसा है, ये सवाल उठता है आज की डेट में। तो यहाँ पर आप 3 सवाल देख रहे हो, देखो ये यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं क्या क्या चीजें हैं, ये एग्जाम में आता है। एक लिखा होता है मेटियोर, एक लिखा होता है मेटेरॉइड्स, एक लिखा होगा मेट्रॉइड। इसको इंग्लिश में ही पढ़ना है, इसका ध्यान रखना। देखो अब मैं समझा देता हूं इसको क्या है, ताकि आपका पूरा सवाल ये बन जाए। बाकी तो वो समझ ही लेते हो ना कि कौन सा ग्रह छोटा है बड़ा है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, ऊपर की ओर हल्का होता जाता है ना, बहुत हल्का होता जाएगा। अब ऐसे में कुछ ये ऐसे टेढ़े मेढ़े टाइप के घूम रहे हैं वहां पे, उल्का, वो कौन घूम रहे, मेटियोर, मेट्रॉइड और मेट्रॉइड। देखो इसमें क्या है, तो अगर यहां पर कोई ये टुकड़ा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मेट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको, मेट्रॉइड, ठीक है। तो मेट्रॉइड जब है तो ऊपर घूम रहा, तो उसको हम क्या बोला, मेट्रॉइड डी, ध्यान रखना। अब हो सकता है कि वो अंदर की ओर, पृथ्वी की अंदर की ओर, यानी उसके एटमॉस्फेयर में आने लग जाए। तो जब वो उसके अंदर एटमॉस्फेयर की ओर आएगा, तो पृथ्वी की, आप सोचो पृथ्वी की जो रोटेशन की स्पीड है, ध्यान देना, ये सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। पृथ्वी की जो स्पीड है रोटेशन की, वो 1000 किलोमीटर से भी ऊपर है पर आवर, रोटेशन की बता रहा हूं मैं। और जो रिवोल्यूशन की स्पीड है, यानी जो सूरज के चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं 365 दिन में, उसकी स्पीड है लगभग 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा पर आवर। सोच लो 1,00,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में मान लो कोई टकरा जाए हमसे तो अनर्थ हो जाएगा। और दूसरा, हमारी खुद की रोटेशन की स्पीड, जो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती 24 घंटे में, उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर से ऊपर है पर आवर। हमारा एटमॉस्फेयर है, हम सब घूम रहे हैं ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे जुड़े हुए। तो ऐसे में जब ये पिंड है, ये स्मॉल जो पार्टिकल्स है, स्मॉल बॉडीज हैं, जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो यहां पर आने पर ये क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, प्रेशर की वजह से जलने लगते हैं। इसमें क्या होता है, स्पार्किंग होने लगती है, जलने लगेंगे। और जहां पर ये जलने लगते हैं उसी को कहते हैं मीजोस्फीयर। ये क्लाइमेट का वर्ड है, क्लाइमेटोलॉजी, मध्य मंडल से जलने लगते हैं। तो कितने सवाल आपके बन गए। तो उल्का पिंड जो यहां था, मेटेरॉइड, वो जब यहां आता है तो यहां पर क्या होता है, वो जलने लगता है फ्रिक्शन की वजह से। आइनोस्फीयर में ही जलेगा क्योंकि वहां पे गैसेस बहुत कम है, डेंसिटी कम नहीं। तो यहां पर वो जलने लगते हैं, तो जलेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी, हो सकता है वो वहीं पर डस्ट के फॉर्म में खत्म हो जाए। तो मेटेरॉइड्स का जलना, उल्का पिंडों का जलना कहां से स्टार्ट होता है, वो मिजोस्फीयर से, मध्यमंडल से स्टार्ट होता है। जब ये जलने लगते हैं तो यहां पर फिर हीरो हीरोइन बैठे होते हैं ना हमारे फिल्मों में, शाहरुख खान, सलमान खान, काफी सारे हीरो ने देख लिया। तो ये हीरोइन से कहता है अपनी आंखें बंद कर लो, जो मांगना है मांग लो। ऊपर देखते हैं, वो देखा होगा आपने। तो जब ये ऊपर देखते हैं, उसको स्पार्किंग होती है ऊपर, क्योंकि वो जल रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो उसको हम कहेंगे क्या, ये नहीं सॉरी, ये वाला आर वाला, मेटियोर। क्या कहेंगे उसको, मेटियोर या मेट्रॉइड। कौन सा, मेटियोर, आर वाला। जब ये जलने लगता है तो उसको मेटियोर कहते हैं, आर वाला। तो वहीं जल के राख बन गया, ठीक है। लेकिन कई बार वो पूरा नहीं जल पाता, और धीरे धीरे जलते जलते वो जमीन पे आ जाता। कहते हैं कि उल्का पिंड गिर गया, बड़ा गड्ढा बना दिया, तो जलता जलता पत्थर नीचे गिर जाएगा, तब उसको बोलते हैं ये मतलब क्या, मेटेरॉइड। तो जमीन पर आता है, तो जो जमीन पे आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेटेरॉइड। ये छोटे छोटे डिफरेंस करके पूछ सकता है। तो याद करने का तरीका क्या है, मैं सिंपल तरीके से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो सबसे ऊपर है वो डी नाम से है, मेटेरॉइड। डी के बाद क्या आता है, आर। जो बीच में है, शूटिंग स्टार, शाहरुख खान, सलमान खान, आर वाला, जिन्हें फिल्मों में देखा है। और जो जमीन पे गिर गया, सबसे अल्फाबेट में सबसे नीचे कौन है, टी। मतलब इस हिसाब से डी ऊपर, जो ऊपर घूम रहा हमारा, आर वाला बीच में जो जल गया,
वहीं खत्म हो गया। लेकिन जो पूरा नहीं जल पाया, जलते जलते कभी कभी खत्म होकर नीचे आ गया, वो कौन है? मेट्रोइड। हजारों उल्का पिंड जलते रहते हैं एटमॉस्फेयर में पर डे, उसको कहते हैं मेट्रोइड्स। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? बताओ, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये सवाल पूछा जा सकता है, शूटिंग स्टार जब भी कोई बाहर के एटमॉस्फेयर से हमारे यहां आएगा, जब भी कोई बाहर के एटमॉस्फेयर से हमारे एटमॉस्फेयर में कोई चीज आएगी तो ध्यान रखना वो जलेगी पक्का। जैसे कल्पना चावला की डेथ हुई थी हमारे यहाँ, हुई थी ना, नासा के द्वारा, जो कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट था। तो बाहर जाना आसान है, अर्थ से दूसरे उसमें एटमॉस्फेयर को पार करना उतना टफ नहीं है जितना टफ क्या है, अंदर आना। मतलब टफ तो टफ ही है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा टफ होगा। क्लियर हो गया ये? अब एक आखिरी चीज इसमें और एक डिफरेंशिएट कर देते हैं, कॉमेट्स। कॉमेट्स देखो, कॉमेट्स क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, धूमकेतु। क्या कहते हैं उसको? धूमकेतु क्या होता है? या पुच्छल तारा, जिनकी क्या होती है, पूंछ होती है। तो धूमकेतु की आइसी बॉडी। अब कॉमेट्स कहां पाए जाते हैं? ये ट्रांस नेपच्यूनियन बॉडी है। ट्रांस नेपच्यूनियन का मतलब होता है बियॉन्ड नेपच्यून, जो सबसे आखिरी, जैसे सन है तो सन के बाद सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। तो वहां तक सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है, तो बहुत दूर है ये कॉमेट्स। तो कॉमेट्स में क्या होता है? आइसी बॉडीज होती है, यानी ठंडा है, आइसी बॉडीज है। दूसरा डस्ट वस्ट गैस वैस हो सकती है इसमें, है ना। अब ये भी पृथ्वी के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। कई बार ये भी सवाल आ सकता है कि ट्रांस नेपच्यूनियन बॉडीज कौन सी है, नेपच्यून से बाहर कौन से है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी में ऐसे सवाल अब पूछे जाएंगे, क्योंकि नासा के द्वारा बहुत सारी चीजें वहां भेजी जा रही हैं, काफी ज्यादा डिस्कस इस पे हो रहा है। और यूपीएससी में पिछले कुछ सालों से इसमें यहां से क्वेश्चन आने का तरीका बड़ा है। ठीक है, और आने भी चाहिए, क्योंकि यार वो लगे हुए लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने में, और हम अभी भी वहां फंसे हुए। काली मिट्टी का रंग काला कैसे होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल कैसे होता है, इससे बाकी भी तो ज्योग्राफी है। गुड, तो समझ गए मेरी बात। तो आईसी बॉडीज है, बहुत दूर है। तो जब ये सन के नजदीक आता है ना, इलिप्टिकल वे में सब घूम रहे हैं ऐसे, जैसे मान लो दूर है तो आईसी, जैसे ये पृथ्वी के चारों ओर, सॉरी, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सन के नजदीक से जब ये आता है तो ये जलने लगता है ऐसे, है ना। तो इसमें फिर ये देखो, अब ये जलेगा तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि कह सकते हो कि पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा आकार ये ग्रहण कर लेता है। और इसी को हम कहते हैं पुच्छल तारा। यानी तारा मतलब जल गया तो लाइटनिंग कर दी सन की वजह से, और इसकी पूंछ बनेगी। अब पूंछ क्यों बनेगी? टेल, पुच्छल तारा। जैसे ये सन है, अगर ये इसके साथ आएगा ना, ये तो जब हीट यहां से पड़ेगी इधर की ओर जा रहा है, तो हमेशा पूंछ कहां को बनती है? पीछे की ओर। इस टाइप का शेप बनेगा। इसी को हम कॉमेट या पुच्छल तारा कहा जाता है इसको। इसकी कभी बार सवाल आता है कि धूमकेतु की पूंछ कहां होती है? पूंछ हमेशा पीछे होती है, वो सवाल नहीं आएगा। यानी अवे फ्रॉम द सन, सूरज से कहां होती है? दूर होती है। जैसे हेलिकॉमेट आपने नाम सुना होगा, ये ऐसे जलने लगेगा ये। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब हम आते हैं फिर से अपने सवाल पे। इतनी बात समझ में आई? कॉमेट्स, मेटेरियॉट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सारा समझ में आ गया। कौन सी बेल्ट कहां पे है समझ में आ गया। अगला सवाल से और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपका, मुझे जहां तक उम्मीद है। हाँ, ट्रांस नेपच्यूनियन मंडल, ये वाला बहुत सारा सवाल है। ये इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने ड्वार्फ प्लैनेट नहीं बताया था आपको। जरा पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा पढ़ के बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। प्लूटो ट्रांस नेपच्यूनियन मंडल में रहता है। ट्रांस नेपच्यूनियन में जैसे मैंने कहा ना, ट्रांस हिमालय, हिमालय के पीछे जो माउंटेन होते हैं उनको ट्रांस हिमालय कहते हैं, जैसे वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ऐसी बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून की जो ऑर्बिट है उससे भी दूर जो है उनको हम ट्रांस नेपच्यूनियन कहते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि प्लूटो जो है वो ट्रांस नेपच्यूनियन मंडल क्षेत्र में रहता है। क्लियर हो गया। दूसरा, यह एक बौना ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में नहीं होता है। बौना ग्रह जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में नहीं होता है। क्या ये चारों ओर मतलब चक्कर नहीं लगाता है? ट्रांसलेशन देखो, इंग्लिश में सही मिलेगा। बताओ कौन सा आंसर इसका होगा, सही सही बताओ। नंबर 10 का आंसर क्या होगा? हाँ देखो, प्लूटो कहां है? सबसे दूर का ग्रह था एक जमाने में, अब ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। कहने का मतलब क्या है कि वो ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन में रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो आंसर बिल्कुल सही है भाई। सूरज के चक्कर तो लगाएगा ही वो। जो ड्वार्फ प्लैनेट हैं वो भी तो किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। एस्ट्रॉइड्स भी तो लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाना तो अनिवार्य है। तो ये तो फिर मामला बनता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली 1।
तो सिर्फ इसका आंसर कौन सा? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखो ड्वार्फ प्लैनेट है वो, अब उसकी परिभाषा क्या है इसके अगले वाले सवाल में हम देखते हैं। ये देखो, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड आर कैटेगराइज्ड एज प्लूटॉइड्स? प्लूटॉइड्स ये अभी बताया था मैंने आपको, एक सेकेंड है, मैं इसमें देख रहा हूं कि हाँ ठीक है, बताओ इस सवाल को बताओ, इसके बाद मैं सारी चीजें बता देता हूं आपको। इसका आंसर वो है प्लूटॉइड्स। अभी पढ़ाया था मैंने, प्लूटॉइड्स की तो काफी बात हो गई है। प्लूटॉइड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हैं, फिर भी अगर आपको पता हो तो बताओ आंसर। इसके आंसर थोड़े से ऊपर नीचे, अगर आपको पता हो तो बताओ। देखो नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देता हूं। देखो सिंपल बात क्या है, ऐसे समझो, ये सन, ठीक है, वीनस, मैं उल्टा ही क्यों लिखता हूँ इसको, मर्क्यूरी है, वीनस है, मार्स है, अर्थ है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, और क्या है, नेपच्यून है। ये है सिस्टम, ठीक। अब ट्रांस नेपच्यूनियन बॉडी, मतलब ये नेपच्यून है, इसके बाहर इस एरिया में, इसके बाहर बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे टुकड़े इधर उधर वाले रहते हैं, मेरी समझ गए। और जो नेपच्यून है इसके बाहर भी एक पिंड एक रहता था गुजरे जमाने में, जिसको हम क्या कहते थे, प्लूटो। अब ध्यान दो, कौन रहता था, प्लूटो। तो नेपच्यून के बियॉन्ड नेपच्यून अभी पढ़ा ना, ट्रांस नेपच्यूनियन सरफेस में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूटो कहते हैं। छोटा ग्रह है, ये गोल आकार का होगा, और ग्रहों की श्रेणी से उसको हटा दिया गया। तो खाली प्लूटो नहीं है यहाँ पर, प्लूटो के साथ साथ यहाँ पर और भी ग्रह हैं जिनको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बौने ग्रह कहते हैं। अब बौने ग्रह में कौन कौन से हैं यहाँ पे मैं बता देता हूं। इसमें यहाँ पर आपको एरिस भी मिलेगा, यहाँ पे मेकमेक भी मिलेगा, मेरी बात समझ गए, एक हॉमी है उसको भी मिलेगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब मिलते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपको प्लूटो के साथ 4 अलग छोटे ग्रह मिलते हैं, बौने ग्रह मिलते हैं, उनको हम कहते हैं प्लूटॉइड्स। उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूटॉइड्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लूटो कहां घूम रहा है, ट्रांस नेपच्यूनियन बॉडी में घूम रहा है, स्टार वहां पे घूम रहा है। प्लूटो के साथ साथ कौन कौन घूम रहे हैं, एक तो खुद प्लूटो घूम रहा है, पहली बात। दूसरा कौन कौन घूम रहा है, मेकमेक घूम रहा है। तीसरा कौन घूम रहा है, एरिस घूम रहा है। और चौथा कौन घूम रहा है, हॉमे, HAUMA कहते हैं उसको। ये एक हाँ, एरिस, और क्या बताया था मैंने, मैकमेक एंड प्लूटो, ये वाले ऐसे घूम रहे। कहां घूम रहे, इस वाले बेल्ट में। तो जितना मैंने लिखा, ये वाला होमा, मैकमेक, एरिस एंड प्लूटो, ये होमा है। ये 4 जो हैं ये प्लूटो वाले रीजन में घूम रहे, ट्रांस नेपच्यूनियन बॉडी में घूम रहे, तो इनको हम प्लूटॉइड्स कहते हैं। और इन्हीं को हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट, यानी बौने ग्रह कहते हैं। लेकिन इसमें एक ड्वार्फ प्लैनेट हमने छोड़ दिया, जिसका नाम है सीरस, नंबर 2 वाला, जिसका नाम क्या है, सीरस। तो अगर आपसे पूछा जाए, जो अभी नासा के द्वारा या IAU के द्वारा, जो खासतौर पर IAU जो है उसके द्वारा जो 2006 तक या फिर बाद में भी रिसर्च हुई, उसमें कहा गया कि फिलहाल 5 ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनको हम ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। छोटे यानी बौने ग्रह, ग्रहों से छोटे कम, ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में हम कह सकते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे रिसर्च होती रहेगी, और रिसर्च चल रही है, कई और ड्वार्फ प्लैनेट पैदा हो सकते हैं, कई सैकड़ों। मेरी बात समझिए, फिलहाल जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं,
सिरस, प्लूटो, मैकमेक, एरिस एंड होमा। ठीक, अब मैंने इन चारों के नाम, एरिस के नाम, मैकमेक का नाम, प्लूटो का नाम, होमा का नाम यहां पर लिखा क्योंकि ये ट्रांस नेपच्यूनियन बॉडी में है, मतलब नेपच्यून से कहां, बाहर। लेकिन सिरस का नाम मैंने यहां नहीं लिखा क्योंकि सिरस जो है ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन ये जो सिरस भाई साहब हैं ये यहां नहीं रहते हैं, यही तो सवाल है। ये रहते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, मतलब यहां पर जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इस बेल्ट के बीच में आपको एक बौना ग्रह मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, सिरस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिरस कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं, सिरस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लूटोइड का मतलब प्लूटो के साथ जो बौने ग्रह हैं जो ट्रांस नेपच्यूनियन एरिया में रहते हैं, यानी नेपच्यून से बाहर रहते हैं, उनको प्लूटोइड्स कहते हैं। मतलब प्लूटो, प्लूटो के साथ तीन और, होमा, मैकमेक और एरिस। क्लियर हो गया? तो प्लूटो और उसके तीन साथी। लेकिन यहां पर जो सिरस है वो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, वो भी एक क्या है, बौना ग्रह है, लेकिन वो प्लूटोइड में नहीं रहता। वो कहां रहता है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके आसपास घूमता रहता हो, तो उसको सिरस कहते हैं। तो ये बताओ इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा इसमें? तो सिरस प्लूटोइड होगा कि नहीं होगा? मेरी बात मैं ऑप्शन में दो, सिरस इज अ प्लूटोइड और नॉट? सिरस प्लूटोइड है या नहीं है, जल्दी बताओ, यस और नो, खाली कमेंट करो यस और नो। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सिरस प्लूटोइड है या नहीं है? जल्दी बताओ, दिमाग कहीं और ही चल रहा मुझे लग रहा है। अभी अभी मैं कह रहा हूं कि प्लूटोइड मतलब प्लूटो के साथ जो ट्रांस नेपच्यूनियन बॉडी में घूम रहे हैं, जैसे होमा है, मैकमेक है, एरिस है, ये सब प्लूटोइड्स हैं। सिरस को दूर लिखा है मैंने, सिरस यहां घूम रहा है, वो जुपिटर और मार्स के बीच में घूम रहा है, तो प्लूटोइड कैसे हो जाएगा वो? तो सिरस प्लूटोइड होगा या नहीं? आप करो है, अनर्थ हो गया ये है। कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा सा। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो ज्यादातर हमारा पढ़ने का तरीका कौन सा हो जाता है, वही जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, मरकुरी सबसे छोटा ग्रह होता है। इसी चीज को, घिसी पिटी चीजों को हम 15 बार पढ़ते हैं, 20 बार भूलते हैं, फिर 15 बार पढ़ते हैं और हमें लगता है कि हमें नॉलेज हो गई है। ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, पूछे भी जाएंगे तो आप कर लोगे उनको। इसलिए जहां पर थोड़ा सा टफ सवाल या समझने की वो हो, तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा पढ़ो। 90% स्टूडेंट की आदत क्या होती है कि जैसे ही कोई चीज टफ आ जाएगी या जैसे ही कोई समझने आ जाएगा, वो कहेगा ओह अब क्या करें, वो कहीं मोबाइल सोबाइल या दूसरी चीजों में ध्यान देने लग जाएगा। तो अगर इतना ही इजी सब कुछ होता तो फिर हमें ही यूपीएससी क्यों चुनती भाई, सेलेक्ट होने के लिए? समझ गए ना? तो जब भी कोई सवाल थोड़ा कंसेप्चुअल हो, थोड़ा सा टफ हो, या आपने नहीं पढ़ा हो पहले, तो उस पर आपके अंदर का मोटिवेशन और ज्यादा आना चाहिए, क्या यार कोई नई चीज पढ़ने को मिल रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, समझ गए ना? ठीक हो गया ये। अब आखिरी सवाल, अब हम इतनी बात हमने बात कर दी ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट होता क्या है ये? देखो ड्वार्फ प्लैनेट की क्या डेफिनेशन है, सिंपल सा सवाल है। मैं इसके आगे देखता हूं कि कोई और सवाल भी इसमें नहीं। ओके, देखो ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? पहला, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए ग्रह को, प्लूटो भी चक्कर लगा रहा था पहले, पृथ्वी भी लगाती थी, सब लगाते थे। दूसरा, एक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक मास होना चाहिए, एक ग्रेविटी होनी चाहिए, गोल गोल होना चाहिए, है ना, सर्टेन ग्रेविटी होना चाहिए, एक सर्टेन आकार होना चाहिए उसका। ठीक हो गया? मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना बड़ा ग्रेविटी होगी, चीजों को अपनी ओर खींचेगा तो आकार भी बढ़ता जाएगा, ग्राउंड शेप ले लेगा। तो दूसरी डेफिनेशन ये हो गई। तीसरी डेफिनेशन ये होती है ग्रहों के लिए जो पूरी करनी जरूरी है आईएयू के अनुसार 2006 में, वो कहते हैं कि जो ग्रह की ऑर्बिट होती है वो साफ होनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, यानी उसके ऑर्बिट में जो डेब्रिस है या कूड़ा कचरा है वो नहीं आना चाहिए। जैसे मैं पृथ्वी हूं, तो मैं जिस एरिया में घूम रहा हूं तो वो पूरी साफ होनी चाहिए, ऐसे इसके बीच में ऐसे नहीं कि कोई लल्लू पंजू टाइप के घूम रहे हैं ऐसे, वो सब नहीं होना चाहिए। ऑर्बिट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तीन चीजें अगर जो पूरी कर लेगा उसको हम ग्रह कहेंगे। तो पृथ्वी ग्रह है, बाकी भी ग्रह है। लेकिन प्लूटो भाई साहब फंस गए इस मामले में। तो प्लूटो कैसे फंस गए? 1930 के आसपास को प्लूटो को पता किया गया, प्लूटो से कहा गया तुम एक ग्रह हो।
लेकिन 2006 के बाद से प्लूटो से कहा गया बेटा तुम ग्रह बनने लायक नहीं हो, प्लूटो रो गया। अब पता नहीं रोया नहीं रोया, लेकिन प्लूटो को पता भी नहीं होगा शायद, उसको ग्रह मान लिया गया है कि यह हटा दिया गया है आज की डेट में। लेकिन जो भी है, प्लूटो से कहा कि नहीं तुम ग्रह बनने लायक नहीं हो। प्लूटो ने कहा ऐसा क्यों, मैं ग्रह बनने लायक क्यों नहीं हूं? तो उससे कहा गया तुम सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हो, ग्रेविटी तुम्हारे पास है, मास भी तुम्हारे पास है, गोल गोल हो है। तो प्लूटो ने कहा दिक्कत कहाँ आ रही है? तो प्लूटो से कहा गया कि बेटा तुम्हारी जो ऑर्बिट है ना, उसमें बहुत सारे छिछोरे लोग, अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारी ऑर्बिट को क्रॉस कर रहे हैं। जो डेब्रिस है, जो उसके अवसाद हैं, जो बीच में जो कचड़ा है, उनको तुम साफ नहीं कर पा रहे हो, उनको साफ करो, ग्रेविटी थोड़ा सा ज्यादा लाओ, साफ कर दो, सबको मिला दो या तहस नहस कर दो। प्लूटो ने कहा मेरे बस का नहीं है। तो कहा गया तुम ग्रह बनने लायक नहीं हो। यानी कि जितने भी ड्वार्फ प्लैनेट होंगे, इनकी कक्षाएं जो होंगी वो साफ नहीं होंगी। कैसे नहीं होंगी? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, देखो यार वो ये क्यूपर बेल्ट कहते हैं उसको, देखो ये वाला जो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये? अब इसमें ये मत समझना है कि ये वाला में ये जुपिटर है, जुपिटर यहां है, उसको बड़ा दिखाने के लिए उसने यहां किया। तो सारे के सारे देखो, ये सन है बीच में, जैसे जुपिटर घूम रहा है पूरी ऑर्बिट साफ है उसकी, मार्स घूम रहा है पूरी ऑर्बिट साफ है, सबकी ऑर्बिट क्या है, साफ साफ है। लेकिन यहां पर जो प्लूटो भाई साहब है, देखो प्लूटो ये घूम रहा है, तो प्लूटो किसको क्रॉस कर रहा है? जो क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट मतलब यहां पर बहुत सारी डस्ट है, बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे छोटे मोटे पिंड हैं। कुपर बेल्ट, नेपच्यून से बाहर वाले को कुपर बेल्ट कहते हैं। तो यहां पर देखो, इसकी जो ऑर्बिट है प्लूटो के घूमने की, उसको ये डेवरिस जो है ये, इसको ये क्या कर रहा है, साफ नहीं कर पा रहा है। यानी एक साफ सुथरी कक्षा में प्लूटो नहीं घूमता है, उसके बीच में कई आवारा लोग घूमते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो प्लूटो के साथ साथ एरिस है, मैकमेक है, होमा है, आपने पढ़ा था ना अभी, वो सब यहीं यहीं घूमते हैं, उसको प्लूटोइड्स भी कहते हैं। और खाली एक सेरेस जो है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में घूमता है, वो भी क्या है, उसकी भी ऑर्बिट साफ नहीं है, उसको भी हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को? कमेंट करके बताओ। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो अगर आपको ग्रहों का दर्जा दिया जाए तो आप कहना कि मेरी ऑर्बिट क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, उसमें बीच में कचड़ा नहीं होना चाहिए, ग्रह के लिए जरूरी है, गोल गोल होना चाहिए, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए, 3 चीजें। तो तीसरी चीज को ड्वार्फ प्लैनेट्स फुलफिल नहीं कर पाते। तो टोटल फिलहाल कितने ड्वार्फ प्लैनेट हैं? 5 जो रिकॉग्नाइज्ड हैं IAU के अनुसार। ठीक है, यहां से सवाल आपका बन सकता है। और नेपच्यून के बाहर जो कचड़ा है, जिसमें कॉमेट्स भी हैं, प्लूटो भी हैं, प्लूटोइड्स भी हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन रीजन और कूपर बेल्ट कहते हैं उसको। ठीक है, गुड। अच्छा, ये सवाल, पृथ्वी एक चपटा गोला है, अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, चपटा है, बताओ ये सही है कि नहीं है? भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर इसकी त्रिज्या थोड़ी अधिक होती है, जियोइड पृथ्वी के प्रतिरूप आकार का मॉडल है। कौन कौन सा आंसर सही होगा? तो बता दिया मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। 12वां क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और, इसका जो आंसर है ना, देखो इसका जो आंसर है, इस वाले का मैं बात तो की थी मैंने, इसमें ऑप्शन में कोई दिक्कत है करके, इसका आंसर 2 नहीं होगा। इसका आंसर 2 नहीं होगा क्योंकि वो सिरस कहां है, जुपिटर और मार्स के बीच में, तो प्लूटोइड नहीं है। तो पहला भी आंसर सही है इसका, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। 1 3 4। अब 1 3 4 किसी में भी नहीं है, 1 3 4 तो है ही नहीं, लेकिन 2 नहीं होगा, तो 2 जिसमें होगा वो नहीं होगा। ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3। हालांकि चौथा भी सही है, लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन लगाओगे तो आंसर क्या होगा? मेरी बात समझ गए ना? एलिमिनेट करना, 2 इसका आंसर नहीं है, तो 2 जहां जहां होगा वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो खाली आंसर कौन होगा? अब परफेक्ट आंसर तो वाली बात नहीं है, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? तो सबसे अच्छा कौन सा है? बी वाला। कई बार खाली आपको सिरस पता है, ये नहीं पता है, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप? तो सारे ऑप्शंस आपको पता हो फाइनली वो जरूरी नहीं होता है, आप बिना सारी जानकारी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल से बताया आपको। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा इसका आंसर सही होगा?
क्या स्फेरिकल ऑब्लेट है कि नहीं है? भाई है, अभी तो बताया था। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर चपटी है। तो स्फेरिक ऑब्लेट, स्फेरॉइड है, गोल गोल है, चपटा गोला है। भूमध्य रेखा की तुलना में, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर इसकी त्रिज्या थोड़ी अधिक होती है। भूमध्य रेखा पे त्रिज्या अधिक होगी, ध्रुव पर अधिक होगी। अभी बताया था भूमध्य रेखा पे त्रिज्या ज्यादा होगी, क्योंकि वो क्या है, बाहर क्यों लगने वाला बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर ई ज्यादा होता है, तभी तो जी कम होता है भूमध्य रेखा पे। तो ये तो आंसर इसका गलत हो गया। ठीक है। और पृथ्वी के प्रतिरूप को कौन वर्णन करता है? पृथ्वी कैसी दिखती है, उसका मॉडल शेप कैसा है? जियोइड। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 और 3, यानी कि कौन सा? सी। सी इज करेक्ट। ये मैंने पहले बता दिया था आपको सवाल। क्लियर है? गुड। आप लोगों का सी आया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये भी इजी सवाल है, जरा पढ़ो। अपने अपने मीडियम के हिसाब से आप पढ़ सकते हो उसको। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जो हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में। ये परफेक्ट आपका बता रहा है कि यूपीएससी में कई बार हिंदी में लिखा हुआ कम समझ में आता है, कई बार इंग्लिश में लिखा हुआ भी कम समझ में आता है। अगर अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है तो अब भी आप हिंदी में देख सकते हो। वो कह रहा है कि परिक्रमण और ग्रह, परिक्रमण, the revolution of the earth and its inclination of the plane of the earth elliptic cause the variation in the length of day and night। यहां पर देखो क्या लिखा है, its inclination to the plane of the earth elliptical cause variation in the length of day and night। मतलब पृथ्वी का परिक्रमण और ग्रह का झुकाव, एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसकी वजह से दिन और रात की लंबाई में भिन्नता होती है। मैंने पढ़ाया था अभी आपको ये, जब इससे पहले क्लास थी। ठीक है। दूसरा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, हिंदी में क्या लिखा हुआ है देखो, इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल। आप इसको कम जानते हो, इसको ज्यादा जानते हो। देयर इज ए कंप्लीट 20 आवर पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट ऑन 22 दिसंबर। क्या 22 दिसंबर को पूरे का पूरा दिन होता है आर्कटिक सर्कल पे, नॉर्थ पोल की साइड? ये डिसाइड करना है आपको। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का अनुभव होगा। ये भी इजी है। तो बताओ आंसर क्या है? आंसर इज वेरी गुड। तो कई लोगों ने आंसर इसका दिया है 13 का सी। ये भी आंसर सही है। भाई सिंपल सी बात है, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी जब परिक्रमा करेगी किसके? सूरज के चारों ओर परिक्रमा करेगी, और पृथ्वी का झुकाव होगा, जो ग्लोब है, ग्लोब आज है नहीं यहाँ पे, मैं कल इसका जुगाड़ करूंगा यहाँ पे। तो ये पृथ्वी का झुकाव है, तो उससे क्या होता है, क्या कह रहा है, दिन और रात की लंबाई में भिन्नता होती है। भाई जब ये सूरज है, अगर पृथ्वी ऐसे झुकी है तो जो इक्वेटर से नॉर्थ की ओर होंगे वहां पर 12 घंटे से बड़े दिन होंगे। जैसे जैसे आप पोल की ओर जाओगे दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी। और जब ये 6 महीने के बाद, ड्यू टू रिवोल्यूशन, परिक्रमण के बाद, ये सन है, ये वाला हाथ मेरा, जब ये इस साइड पहुंच जाएगा ऐसे, तो अब जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूरज की ओर झुका होगा, तो वहां पर गर्मी प्रकाश ज्यादा मिलेगा, तो साउथ पोल में ज्यादा उजाला होगा, 6 महीने दिन 6 महीने रात। तो दिन और रात की जो लंबाई में जो फर्क होता है, मैंने पढ़ाया भी था पहले आपको, इससे पहले जो बैच चला था, झुकाव और रिवोल्यूशन। 22 दिसंबर को कैसे हो सकता है? 22 दिसंबर को क्या होता है, ठंडा होता है, तो सन कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पे लंबवत होता है, तो वहां बड़ा दिन होगा ना, समझ गए ना? तो हमारे यहाँ तो छोटे दिन होते जाते हैं दिसंबर में, तो आर्कटिक मतलब नॉर्थ पोल पे कैसे हो सकता है? ये भी गलत आंसर है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, तो सीधी है, गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का अनुभव। बहुत सिंपल सा आंसर है। तो आंसर क्या है इसका? सी आंसर। गुड। नेक्स्ट, और मुझे लगता है कि लास्ट सवाल होगा ये। सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। The rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer। कर्क रेखा पर पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं, है ना? ये आपको देखना है। ध्यान रखना कौन सा सत्य है, क्या पूछ रहा हो, कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ये ध्यान रखना। उत्तर ध्रुवीय वृत्त मतलब आर्कटिक सर्कल के बाहर के स्थान लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के साथ उजाले का अनुभव करते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर के क्षेत्रों में गर्मी का मौसम होता है, समर उत्तर में। इन जगहों पर सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन, ये 21 लिखा हुआ है यहाँ पे, मिसप्रिंट है जैसे ये। बताओ, ये तो बहुत ही इजी सवाल है यार, कभी कभी इजी भी होते हैं। अब कल जो मैं क्लास लूंगा ना आपकी, तो इसी से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो बताओ फिर
कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? हाँ कोई बात नहीं, आप अगर 2-4 सेकंड आप आधा 1 मिनट भी क्लास में उसमें लगाते हो ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो यूपीएससी दे रहे हो आप, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी आंसर है इसका, 1 2 4। भाई क्या है, सूरज की किरणें कर्क रेखा में पड़ती है ना, पढ़ाया था सारा ये। 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ये आपका सवाल बन गया। दूसरा, जब जून में सन की ओर, ऐसे सन की ओर झुका होगा, ये पृथ्वी जो है सन की ओर झुकी होगी ना, ऐसे ये सन है, ऐसे ये इक्वेटर है, तो जो आर्कटिक सर्कल है इसके आसपास के क्षेत्र क्या करेंगे, ज्यादा झुकाव हो जाएंगे उनके ऊपर, तो वहां पर दिन बहुत बड़े लंबे हो जाते हैं, 6 महीने दिन 6 महीने रात। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर के क्षेत्रों में गर्मी का मौसम होता है, बिल्कुल सही बात, कब, जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा। और तीसरा, इन जगहों पर सबसे लंबी रात कैसे हो सकता है, 21 जून को तो हमारे यहाँ क्या होती है, सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 21 जून को तो हमारे यहाँ क्या है, बड़ा दिन होता है, न कि बड़ी रात। तो इसके हिसाब से कह रहा हूं, कर्क रेखा पर लंबवत होने की वजह से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन थोड़ा सा सही रहा होगा आपके लोगों के लिए। तो आज हमारी पहली क्लास थी, तो पहली क्लास में तो समझ रहे हो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है सभी को, है ना, लेकिन फिर भी हमने काफी कुछ किया। ठीक, और कुछ कंसेप्ट भी आपको नया मिला होगा। तो सोलर सिस्टम एक लगभग आपका यहाँ पे हमने उसमें क्वेश्चन किए, थोड़े बहुत समझ गए ना, और फिर ऐसे ही आगे चलेंगे धीरे धीरे, और पूरी ज्योग्राफी आपकी ऐसे एमसीक्यूज में कंप्लीट हो जाएगी। तो जिस भी स्टूडेंट ने पहले ज्योग्राफी पढ़ी है उसके लिए भी अच्छा है, और जिसने नहीं भी पढ़ी है तो उसके लिए भी अच्छा है। और आप जब भी क्लास के लिए बैठो तो कॉपी पेन जरूर होनी चाहिए आपके पास, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलता है तो आप तुरंत उसको नोट डाउन जरूर करें। ऐसे नहीं कि जैसे मैंने प्लूटोइड बताया आपको, डॉर्फ प्लैनेट बताया, आपने पढ़ा और फिर आपने नोट डाउन नहीं किया तो भूल जाओगे उसको, आप भूलोगे तो फिर कहाँ देखोगे, दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो नोट्स जरूर बनाएं आप अपने, क्लास नोट जिसे कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको आती है ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, जो चीज़ नहीं आती है, नई चीज़ मिलती है तो उसको नोट डाउन कर लिया करो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। ओके।